Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the e-learning class. एमबीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020-21 की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एमबीपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर थर्ड का यूनिट नंबर 4 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं या इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, जिसमें हमारा कंप्यूटर का सेक्शन आता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका जो यूनिट नंबर 4 का डिटेल सिलेबस है उसको मैं वीडियो नंबर 1 में डिस्कस आपको करा चुका हूँ, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, और वीडियो नंबर 1 में हमने इन चीज़ों पर डिस्कशन किया था और किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी होगी, हम क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल हमने इस सब पर बात करी थी। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 1 पहले देखें, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। देन उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 देखें, ठीक। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हिस्ट्री हम मेंस के हिसाब से हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ठीक है। एमबीपीएससी मेंस 2020 और 21 के हिसाब से जो अपडेटेड आपका सिलेबस है, ठीक है, तो उसके आधार पर हम हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स वहाँ पर मेंस के लिए पढ़ने वाले हैं। सो उस सीरीज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अभी मिल रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 2 में आज कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भाई कंप्यूटर का इतिहास या कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है ना, कैसे कंप्यूटर को हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक या आधुनिक या मॉडर्न, या हम बात करें कि फ्यूचरिस्टिक जो कंप्यूटर हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, उस विकास यात्रा को हम देखने वाले हैं, ठीक। कंप्यूटर अगर आपको ठीक से समझना है या कंप्यूटर की समझ आपके अंदर अगर विकसित करनी है आपको, तो कंप्यूटर को पढ़ने से पहले कंप्यूटर का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर की जनरेशन आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप कंप्यूटर को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में और हम बात करते हैं कंप्यूटर के इतिहास की या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है या आप समझ रहे हैं कि भाई किसी चीज़ की अगर हमें आवश्यकता है या किसी चीज़ की अगर हमें नीड है ना, किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है, तो जब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है या किसी चीज़ की हमें नीड है या किसी काम को करने में हमें समस्या हो रही है, तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास इस तरीके की मशीन होनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे हम आदि मानव युग से हम बात करें, है ना, अब वो कच्चा मांस खा रहे थे ना, तो खाते खाते कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत पड़ी होगी कि भाई ये मांस हम पका के खा सकते होंगे, तब उनने आग की खोज या बाकी चीज़ें, है ना, या हम अगर कहें कि जानवरों से सहायता बचने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए उनने क्या करी, आगे की खोज करी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम सिंपल सी चीज़ ये समझ सकते हैं कि भाई अगर हमें किसी चीज़ की नीड है या हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम क्या कह देते हैं कि भाई आवश्यकता ही क्या है, आविष्कार की जर्नी है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तभी तो आविष्कार होते हैं या होता है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, इस तरीके की मशीन होनी चाहिए जिसमें हम बैठ के कहीं जा सकें। तो क्या हो गया, कार का या बस का या इन चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो इसी तरीके से दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो आविष्कार है वो आविष्कार के पीछे क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ये है कि हमें उसकी आवश्यकता पड़ी होगी, है ना। या हमने ऐसा सोचा होगा कि यार अगर हमारे हमारे पास ये, तो हमने ऐसा सोचा होगा कि भाई अगर हमारे पास ये चीज़ होती तो हम क्या हो सकता था, इससे चीज़ों को आसान बना सकते थे या जल्दी उसको कर सकते थे। तो उसी आवश्यकता या उसी नीड का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर से जुड़ा होना या कंप्यूटर के डेवलपमेंट से या कंप्यूटर के विकास से जुड़ा होना हम कह सकते हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात यहाँ लिखी है कि आवश्यकता या जो आविष्कार, आवश्यकता जो है, जो नीड है, वो आविष्कार की जननी है, ठीक है। आवश्यकता को क्या मानते हो आप, आविष्कार की जननी मानते हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप मेंस आंसर राइटिंग में उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आज कंप्यूटर इसी आवश्यकता का क्या है, परिणाम है। मनुष्य ने विकास के मार्ग में प्राचीन काल से या एंशियंट टाइम से लेकर, ठीक है, अभी तक के टाइम तक मनुष्य क्या है, चीज़ों के लिए प्रयत्नशील रहा है। हम चाहे एंशियंट इंडिया की बात करें तो वहाँ से लेकर हम अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया तक, या हम और आगे टाइम पीरियड की या वर्तमान टाइम पीरियड की बात करें, तो हमें चीज़ों के लिए मनुष्य क्या करता रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर कोशिशें या प्रयत्न करता रहा है, ठीक है, कि हमें ये चीज़ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। करते 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 क्या है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है और जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो या तो हमने बनाई हैं या किसी अदर पर्सन ने बनाई है, ठीक है, कहीं भी इवेंट हुई हो दुनिया में, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, मनुष्य की लगन, ठीक है, और उसका प्रयत्न ही क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे कंटिन्यू प्रयास करते हैं या कंटिन्यू हम उसके पीछे क्या करते रहें, प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें, तो एक टाइम क्या होता है, वो चीज़ क्या हो जाती है, रियलिटी बन जाती है या हमारे सामने एज इट इज़ प्रेजेंट हो जाती है, और उससे बेहतर हम क्या कर पाते हैं, चीज़ों को बना पाते हैं, ठीक। तो इसी का नतीजा क्या है, आज कंप्यूटर हमारे पास है, ठीक है। कंप्यूटर के विकास के क्रम को या कंप्यूटर का जो विकास है या डेवलपमेंट का जो फेज़ है, उसको समझने के लिए हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे हम इंडिया का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे हम दुनिया का इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप जब देखते हो कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला फेज हम क्या कह देते हैं भाई, प्राचीन भारत। दूसरा हम क्या कह देते हैं, मीडिएबल या मध्यकालीन भारत। और तीसरा हम क्या कह देते हैं, मॉडर्न इंडिया। तो
ठीक वैसे ही कंप्यूटर का विकास या कंप्यूटर का भी इतिहास रहा है। ठीक, सबसे पहले आता है डार्क एज। ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एंशियंट या प्राचीन, है ना, कि भाई प्राचीन में क्या हुआ, फिर मध्य में क्या हुआ, फिर आधुनिक में क्या हुआ। तो वैसे ही हम इसको भी 3 फेजेस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला होता है डार्क एज। ठीक है, डार्क एज आपका जो है ये 5000 वीसी से लेकर, ठीक है, 1819 1890 एडी तक का जो टाइम पीरियड है इसको डार्क एज कहते हैं। अब क्यों डार्क एज कहते हैं, क्योंकि इस आगे के टाइम पीरियड में देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इसे अंधकार युग या हम क्या कह सकते हैं, डार्क एज कह सकते हैं ना। ठीक, कि जिसमें कंप्यूटर का एक बेस तो बन गया था कि हाँ हमें ऐसी कोई एक मशीन बनानी है जो सारे काम कर सके और इस तरीके से ये कर सके, है ना। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है ना, तो 5000 बीसी पहले से हम इसको देखते हैं भाई। ठीक है, 5000 ईसा पूर्व, है ना, या 5000 बीसी। ठीक, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे तो उसी टाइम पीरियड के आसपास या उससे और पहले की यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, हिस्ट्री में आपने अभी पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि भाई उस समय क्या था कंप्यूटर, किस तरीके का कंप्यूटर वहाँ पर था। ठीक, दूसरा आपके पास आता है मिडिल एज। ठीक है, मिडिल एज या मध्यकालीन आप इसको बोल सकते हैं या बीच वाला टाइम बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं 1890 से लेकर 1944 एडी तक की हम बात करते हैं कि भाई इस समय किस तरह के कंप्यूटर हमने विकसित किए थे, किस तरह का काम हमने किया था। ठीक है, और वो कैसे आगे चलकर मॉडर्न एज के कंप्यूटर में तब्दील हो गया या इसमें क्या हो गया, बदल गया। ठीक, और तीसरा फेज आपका होता है मॉडर्न एज। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि 1944 से लेकर प्रेजेंट तक, अभी तक हम जो एआई बेस्ड कंप्यूटर हम बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बेस्ड कंप्यूटर है या रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंप्यूटर है, जिनमें क्या हो रहा है कि अपने आप वो चीज़ें क्या कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है और काम कर सकता है। अब हमें कमांड नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसे कंप्यूटर हम विकसित कर रहे हैं या हम बना रहे हैं जो आर्टिफिशियल या एआई पर बेस्ड हो। ठीक है, इनमें ऐसी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या हो, खुद ब खुद स्वचालित मशीन बन जाए, अपने आप वो चीज़ें कर पाए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं तब वो हमें काम करके देता है। ठीक है, अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलना है। तो अब हमें इनपुट नहीं देना पड़ेगा, कंप्यूटर अपने आप चीज़ों को सेंस कर लेगा और समझ जाएगा कि भाई हमें ये काम करना है, और उस तरीके से काम करके कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वहाँ तक हमें पढ़ना है, वहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले डार्क एज की, है ना। सबसे पहले हम डार्क एज की बात करेंगे, फिर हम मिडिल एज की बात करेंगे, फिर हम मॉडर्न एज की बात करेंगे। ठीक है, देन जब हम पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे, तो हम उसमें टेक्नोलॉजी देखेंगे कि भैया इस समय क्या टेक्नोलॉजी थी, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी, कौन सी डिवाइसेस, कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हो रही थी और उनमें किस तरीके का चेंज हुआ, जिससे हम आज तक इंटीग्रेटेड सर्किट की हम बात करें, हम आईसी की बात करें, या हम ये देखें कि भाई हम हाथ की जो हमारे पास घड़ी है उसमें तक हम कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को देख पा रहे हैं। तो इतना छोटा ये कैसे हो गया, और पहले इतना बड़ा इसका इस कंप्यूटर का साइज़ था या इतना ज़्यादा लार्ज साइज इसका था, तो इस साइज़ तक हम कैसे आए हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब आप पेपर थर्ड में पढ़ रहे होते हैं तो आपकी इसमें नैनो टेक्नोलॉजी या अदर जो यूनिट्स आपकी साइंस की हैं उनमें आपकी जो दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो उन सबको जब आप पढ़ते हैं तो फिर आप और ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं। सो बात करते हैं डार्क एज की, या हम 5000 बीसी से 1890 टाइम पीरियड की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का इतिहास है या जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो होती है 5000 बीसी के आसपास से। ये माना जाता है कि भाई इस समय के जो लोग हैं वो क्या करते थे, गणना के लिए कुछ चीज़ों का, पत्थरों का या इस तरीके की कुछ चीज़ों का यूज़ करते थे, जिनके ऊपर कुछ सिंबल्स बनाते थे, कुछ खरोंच के उसके ऊपर कुछ क्या करते थे, निशान बनाते थे। तो इनका यूज़ करते थे गणना वगैरह या इन कार्यों में। धीरे धीरे क्या हुआ, 3000 बीसी के आसपास, ठीक है, एक डिवाइस इनने विकसित करी, हम एक कह सकते हैं कि एक मशीन इनने विकसित करी। मशीन तो उसको नहीं कहा जा सकता, एक हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे क्या हो सकता है कि गणनाएं अब ये तेज़ी से करने लगे, है ना। तो उसी सिस्टम को या उसी हम कह सकते हैं कि युक्ति को क्या कहा गया, ठीक है, डिवाइस आप इसको कह सकते हैं, युक्ति को क्या कहा गया, अबेकस कहा गया। ठीक है, ये क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर आगे वाले फेस में क्या हुआ कि नेपियर बॉन्स, जिसको हम कहते हैं एनालॉग मशीन एवं नेपियर बॉन्स, ठीक है, ये देखने मिली। तो भाई ये इसको बेस्ड करके बनाया गया था, तो इसको समझा जाएगा। ठीक है, ब्लेस पास्कल का फिर यांत्रिक कैलकुलेटर आया, जिसको हम मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ ब्लेस पास्कल कहते हैं। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई इसका क्या इतिहास है। ठीक है, फिर चार्ल्स बेबिस का डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया। ठीक है, फिर इसके वजह से इन्हें क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन ऑफ चार्ल्स बेबिस, इसको देखेंगे। फिर जैकार्ड लूम की एक मशीन आई, ठीक है, कपड़े बुनने वाले जो बुनकर के द्वारा या उस सिद्धांत के ऊपर ये बनाई गई थी, तो उसको हम देखेंगे कि जैकार्ड लूम की मशीन में जो पंच कार्ड यूज़ होता था, या ये कहाँ तक कंप्यूटर के इतिहास में या कंप्यूटर को बनाने में ये सफल साबित हुआ। ठीक,
फिर आगे हम बात करेंगे कि अगस्ता एडा की जो प्रोग्रामिंग है या दुनिया की पहली प्रोग्रामर ये कही जाती हैं, तो इनका कितना योगदान था और इस वजह से कंप्यूटर में क्या चेंज आया। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम या सारे डायमेंशंस को हम समझने वाले हैं वन बाय वन कि कंप्यूटर की डार्क एज में क्या चीज़ें थी जो कंप्यूटर के लिए एक बेस बनाती हैं, कंप्यूटर के लिए एक आधार बनाती हैं, और फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, या इस प्रिंसिपल या इस सिद्धांत या इस थ्योरी से कैसे निकल कर ये आ रहे होते हैं। ठीक, तो इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करी जाती है डार्क एज में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मनुष्य क्या करता था गणना करने के लिए, छोटे छोटे पत्थरों को या धातुओं पर कुछ चीज़ें खरोंच कर या निशान बनाकर क्या करता था, गणना करता था या कार्य करता था। आपने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चे स्कूल में या गांव में क्या करते हैं, कई बार ज़मीन के ऊपर या पत्थर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर चाक से कुछ इस तरह से लाइन बना लेते हैं और काउंट करते हैं कि भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर इसमें से एक लाइन हम डिलीट कर देते हैं तो ये 3 बचा। इस तरीके से आपने देखा होगा कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक वैसे ही क्या करता था मानव, सबसे पहले शुरुआत में ऐसा करता था। ठीक, यहाँ से कंप्यूटर का इतिहास स्टार्ट होता है। अगर हम 5000 BC की बात करें या हम 5000 ईसा पूर्व की बात करें, तो इस समय मानव क्या करता था, इस तरीके से गणना करता था, या इस तरीके से जो कैलकुलेशन वाले काम है वो इस तरीके से किए जा रहे होते। ठीक, जो ऐसा करने के कुछ समय के बाद अगर हम बात करें कि भाई लगभग 3000 के आसपास, फिर क्या होता है, डार्क एज का जो इतिहास है ना वो अबेकस से स्टार्ट होता है। अगर हम कहें कि डार्क एज का या कंप्यूटर का जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट माना जाता है, तो अब इसको तो काउंट आप नहीं करते हैं, ये तो स्टार्टिंग फेज था कि भाई हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो इसी तरीके से हो रही होती है ना। पर एक्चुअल में जो डार्क एज की शुरुआत है ना वो यहाँ से होती है, अबेकस से। ठीक है, अबेकस क्या होता है, देखो अबेकस क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों को केजी में या KG 1 में या उसके पहले जब स्कूल जाते हैं सबसे पहले, तो एक इस तरीके की स्लेट या इस तरीके का एक हम कह सकते हैं यंत्र दिया जाता है, जिसमें क्या होता है एक स्लेट के आकार का एक इस तरीके की युक्ति होती है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर कुछ लाइंस लगी होती हैं, और लाइंस में क्या होता है छोटे छोटे मोती आकार के छोटे छोटे क्या होते हैं दाने लगे होते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो इनको क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया जाता है और इनसे काउंटिंग करी जा रही होती है। ठीक है, तो यही है वो जिसे हम क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। तो सबसे पहले मानव ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। अगर आप इसको लिख रहे होंगे मेंस में या 11 नंबर में अगर आप लिख रहे हैं या ऐसे में आप लिख रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, कंप्यूटर का मान के चलो आप ऐसे लिख रहे हैं 1000 शब्दों में, तो शुरुआती दौर में आप इन चीज़ों को बता सकते हैं कि मानव का जो विकास है वो अबेकस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, AI तक जाता है। एक आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है, इतना पुराना है जो अबेकस से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया है, AI तक गया है। मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज बात करते हैं, इस पर दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, इसके ऊपर मशीन्स आने लगी हैं या चीज़ें बनने लगी हैं। आप दुनिया के दूसरे देशों में अगर बात करते हैं तो ऑटोमेटिक सेंस पर चलने वाली गाड़ियाँ बन रही हैं, जिसमें बिना ड्राइवर लेस गाड़ियों की हम बात कर रहे हो, ड्रोन्स की हम बात कर रहे हो, या दुनिया भर की तकनीकों की बात कर रहे हो जो क्या हो, AI बेस्ड हो, जिसमें क्या हो अपने आप चीज़ें हो रही हो, हमें कोई कमांड भी नहीं देनी पड़ेगी, है ना, वो अपने आप चीज़ों को सेंस करेगा। जैसे मानव क्या करता है, मानव को कोई कमांड नहीं दी जाती है ना, उसमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो बुद्धि होती है, वो दुनिया में क्या है, लाजवाब है ना, कि इंसान हर चीज़ को क्या कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, और उस हिसाब से क्या कर सकता है, अपने आप काम कर सकता है। तो वैसे कंप्यूटर हम विकसित कर रहे हैं जिनमें क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हर मौसम में ये काम कर रहे होंगे, हर तरीके में ये काम कर रहे होंगे। जैसे आप फ्रिज की बात करो, है ना, कि फ्रिज को कैसे पता चल जाता है कि भाई कमरे का टेम्परेचर इतना है तो मैं अपना टेम्परेचर इतना कर लेता हूँ तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की आप अप्लायंसेस देखो, है ना, कि भाई उनको पता है कि इस कमरे में कोई नहीं है तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएंगे, है ना, पंखे बंद हो जाएंगे, लाइट बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं है कमरे में। तो कैसे सेंस कर रहा है ये, तो यही क्या है, AI बेस्ड है। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डार्क एज का इतिहास जो है वो अबेकस से स्टार्ट आपका होता है, और वर्तमान में हम कहाँ तक पहुँच गए, तो हम AI तक पहुँच गए। तो यहाँ तक हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से ऐसे में कोड कर सकते हैं। ठीक, इस समय के सभी कंप्यूटर जो थे ना वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि गाड़ियों के इंजन होते हैं ना, जिनमें मशीनरीकृत चीज़ें होती हैं, है ना, और रोटेशन होता है, उसी तरीके से वो घूमते हैं और मोटर लगी होती है और ये सारा, तो ऐसे कुछ कंप्यूटर यहाँ पर बनाए गए थे। मतलब इसीलिए से क्या कहते हैं, डार्क एज कहते हैं, कि यहाँ जितने भी कंप्यूटर बनाए गए या जितने भी आविष्कार किए गए वो सब आविष्कार किस पर थे, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड थे। ठीक है, तो इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक, बात आती है सबसे पहले कंप्यूटर की, जिसको हम क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। सबसे पहली युक्ति को जिसको क्या कहा जाता है, अबेकस कहा जाता है। ठीक, तो आप बताएंगे कि अबेकस जो है वो गणना की प्राचीनतम मशीन मानी जाती है। तो अगर कभी MCQ पूछ लें कि गणना की सबसे प्राचीनतम मशीन कौन सी मानी जाती है ना, तो आपको फिर ये नहीं बताना है ना कि कंकड़ पत्थर से ये करते थे, नहीं, अबेकस बताएं आप। ठीक है, गणना की सबसे पहली मशीन, देखो MCQ भी आपके यहीं से निकल रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है, तो उनको भी हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे। बाकी हम MCQ की बात तो करेंगे प्री की, है ना। ठीक है, तो अबेकस गणना की प्राचीनतम मशीन मानी जाती है, जो चीन में लगभग 3000 वर्ष पहले बनाई गई थी। चाइना में इसका आविष्कार किया गया था, या चीन जापान जैसे देशों में इसको यूज़ अभी भी कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ ये बनाई गई और लगभग 3000 साल पहले ये बनाई गई थी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ये होगी, है ना, लकड़ी की है, कुछ प्लास्टिक के भी अब आने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लकड़ी का एक फ्रेम होता था, इसमें कुछ आपके देखोगे तो दो सेक्शन बनते थे, एक सेक्शन ऊपर होता था, इनका भी हम मतलब समझेंगे कि दो सेक्शन का क्या लॉजिक है, और एक सेक्शन यहाँ होता था, ठीक है। तो इसमें कुछ मोती जैसे ये लगे होते थे, अब इनकी कितनी संख्या होती है, क्या होता है, तो हमें इतना डीप नहीं जाना है इसके ऊपर, रिसर्च वाला काम हमें नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये लगे होते थे, ठीक है। और इसके यूज से क्या होता था, कैलकुलेशन फास्ट होता था, और ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को अबेकस का नॉलेज होता है या वो इसको यूज़ करता है तो वो कैलकुलेटर के समान या उससे भी तेज गति से गणनाएं कर पा रहा होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अबेकस को आज भी अगर हम बात करें तो सोवियत संघ है, जापान है, भारत जैसे देशों में प्राथमिक शिक्षा के तौर पर काम में लिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा मतलब जब बिल्कुल केजीज में बच्चे होते हैं या स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो उनको भैया ये दिया जाता है कि आप इससे थोड़ा सा चीज़ों को पहले सीखो, है ना, फिर हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे, है ना, 5th क्लास के बाद या उसके बाद, है ना। छोटे ऐसा नहीं होता कि छोटे से बच्चे, अब तो हालांकि होने लगा है, बट आप देखो कि प्राथमिक शिक्षा में अभी भी इसका यूज़ हो रहा है, ठीक। इस उपकरण में आपको दिख ही रहा सारा कुछ ना कि लकड़ी का एक फ्रेम है जो दो भागों में बटा होता है। ऊपरी भाग को हम हैबन कहते हैं, आप ये थोड़ा सा देख के चले, है ना, ऊपरी भाग को हैबन कहते हैं। कभी अगर पूछ ले कि अबेकस के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है तो आप बताओगे हैबन कहते हैं इसको, ठीक है। निचले भाग को क्या कहा जाता है तो इसको अर्थ कहा जाता है। निचले भाग को क्या कहा जाता है तो अर्थ कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आप थोड़ा सा यहाँ पर देख के चलेंगे। इससे फ्रेम में क्षैतिज छड़ें, मतलब क्षैतिज छड़ें मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल छड़ें लगी होती हैं, मतलब इस तरीके से क्या होंगी आपकी ये छड़ें लगी रहेंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रॉड्स लगी होती हैं जिनमें गोल मोती लगे होते हैं। इन्हीं मोतियों को एक तरफ से दूसरी साइड क्या होता है, खिसकाया जाता है, ठीक है, और क्या करी जाती है, गणना करी जाती है। सिंपल सी चीज़ है, आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस फोटो में शायद इसको, है ना, हॉरिजॉन्टल आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से बना होगा, है ना, समझ लो आप कि भाई हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ होगा। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको तो ये है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स लगी हैं आपकी, ठीक है, और इस तरीके से क्या है, इनमें मोती लगे हुए हैं। तो इनको क्या है, एक साइड से दूसरी साइड खिसकाया जाता है, ठीक है, और इससे फिर क्या हो जाती है, गणना करी जाती है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाली लाइन जो है आपकी, जैसे ये है लाइन, है ना, तो इसमें क्या होता है भाई, इकाई, ठीक है। दूसरी लाइन में अगर हम देखें तो फिर यहाँ पर दहाई, ठीक है, और तीसरी लाइन में यहाँ पर देखें तो हम फिर क्या है, सैकड़ा। इसी तरीके से क्या होता है फिर आपका हजार, 10,000, है ना, लाख, 10 करोड़, इस तरीके से ये चलते चले जाएंगे। जितना बड़ा इसका आकार होगा, जितनी इसमें लाइन्स होंगी, जितनी छड़ें लगी होंगी, उतना ज़्यादा फिर आप आगे तक इस नंबर में कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। ये इसको मिड बार कहा जाता है, ये बीच में है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, अंकों का मान ये फिर व्यक्त करती हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई अगर आप 0 में 4 को ऐड करोगे तो आपका ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे भाई इस तरीके से एक नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 84 एक नंबर यहाँ से इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो एक नंबर आपका यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको फिर पढ़ा जाता है, ठीक। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अबेकस का नियमित रूप से उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है वो अबेकस के द्वारा इतनी तेज गति से गणनाएं कर सकता है जितना कि एक कैलकुलेटर। तो यही बात मैंने आपको बताई थी अभी कि भाई इस पे अगर व्यक्ति प्रैक्टिस, देखो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो तो कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं कैलकुलेशन की, तो उसके ऊपर अगर आप 100-200 बार या, है ना, 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप देखते हो कि हम कैलकुलेटर से भी तेज मल्टीप्लाई कर पाते हैं, चाहे 5 का मल्टीप्लाई हो, 10 का मल्टीप्लाई। तो वैसे ही कुछ फिर क्या है, अबेकस का भी यहाँ पर सिस्टम है कि भाई इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, चीज़ों को हम बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सेकंड हमारे पास क्या था भाई, एनालॉग मशीन और नेपियर बोन्स, है ना। तो एनालॉग मशीन और नेपियर बोन्स क्या है इसके बारे में समझा जाए, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, 1617 के आसपास, है ना, इसके पहले तक इसी को हार्कीज बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले तक हमारे पास क्या था, कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं थी, क्या था, केवल अबेकस थी, है ना। इसमें हमने इतने साल तक इसी को यूज़ किया और इसी से सारे काम हमने किए, ठीक है। फिर अचानक से क्या होता है 1617 के आसपास, है ना, ठीक। तो 1617 के आसपास आप बताओगे कि स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन नेपियर, ठीक है। नाम वगैरह भी आप थोड़ा ध्यान रखें, एमसीक्यू में हो सकता है कि आप कंप्यूटर का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपके ये नाम भी आ सकते हैं, ठीक। तो जॉन नेपियर ने क्या किया, हड्डियों की छड़ों का प्रयोग करके एक ऐसी मशीन या डिवाइस का निर्माण किया जो मल्टीप्लिकेशन का कार्य भी कर सकती थी। अभी तक तो क्या हो रहा था, हम एडिशन के काम कर रहे थे, ठीक है। तो इनने क्या किया, एक नेपियर बोन्स नामक एनालॉग मशीन बना दी जो क्या कर रही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर रही है या कैलकुलेशन भी कर रही है, या हम कह सकते हैं कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन का काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या था, इस तरीके की कुछ ये फ्रेम थे, ठीक है, और जिनमें कुछ नंबर यहाँ भी लिखे हुए थे, कुछ नंबर यहाँ भी लिखे थे, कुछ नंबर यहाँ भी लिखे थे, और फिर ये क्या था, इस तरीके से ये डायगोनली क्या थे, एक दूसरे से ये मिल रहे थे, ना। और फिर इनका कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा था बहुत आसानी के साथ। तो एक ऐसी डिवाइस इनने बनाई थी, है ना, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि हम इतना डीप नहीं जाना कि हम इसका कैलकुलेशन यहाँ पर करें, ठीक है।
का कार्य भी कर सकती थी, इसीलिए इस मशीन का नाम नेपियर बोन्स रखा गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, नेपियर बोन्स रखा गया। बोन्स मतलब इसमें हड्डियों के कुछ ढांचों का या कुछ छड़ों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम फिर क्या था, जॉन नेपियर तो नाम इनका था ही, तो नेपियर बोन्स इसका नाम मशीन का रखा गया। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, नेपियर बोन्स। ठीक है, फिर आगे वाले टाइम में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पर, ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कैलकुलेटर, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो इसके बाद क्या था 1642 में, इसका मतलब है इसके बाद 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहली यांत्रिक मशीन यानी मैकेनिकल मशीन बनाई जो जोड़ एवं बाकी कार्यों को भी कर सकती थी। अभी तक आपने देखा कि भाई जोड़ हम कर पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हैं, पर हम दूसरे काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी मशीन बनाई है, एक ऐसी ऐसी मैकेनिकल मशीन बनाई जो क्या कर रही है, जोड़ना या एडिशन, जोड़ने के अलावा बाकी काम भी कर पा रही है। मैकेनिकल मशीन का मतलब ये है कि इस तरीके से कुछ गियर वगैरह लगाए होंगे जो है ना, जो घूम रहे होंगे, जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा स्पेडोमीटर है या स्पीडोमीटर है। ठीक है, जो स्पीड बताता है या गोल गोल घूमता है, या घड़ी जो पुरानी वाली घड़ी थी, अलार्म घड़ी है ना, उसमें कुछ मैकेनिज्म था। तो उस तरीके की कुछ यहाँ पर मैकेनिकल डिवाइस इनके द्वारा बनाई गई या मैकेनिकल मशीन बनाई गई। तो हुआ कैसे ये, तो आप बताओगे कि पास्कल जो थे ये 18 वर्ष की उम्र में अपने पिता को टैक्स कैलकुलेशन की मदद करने के लिए, उनके फादर जो थे वो टैक्स कैलकुलेशन का काम करते थे। ठीक है, या टैक्स कैलकुलेशन में इन्वॉल्व थे, तो टैक्स कैलकुलेशन की मदद करने के लिए इन्हें इस मशीन को बनाया होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का आविष्कार हो रहा है तो उस आविष्कार के पीछे क्या है, आवश्यकता है कि भाई हमें क्या इसकी ज़रूरत है, तो हमें अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सोचेंगे और फिर चीज़ों का क्या हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता जो है वो क्या है, आविष्कार की जननी है। ठीक, पास्कल ने क्या किया, इस पास्कल की इस एडिंग मशीन को या इस जोड़ने वाली मशीन को या एडिंग मशीन को क्या कहा गया, पास्कलाइन कहा गया। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पास्कल या ब्लेज पास्कल की यांत्रिक कैलकुलेटर को किस नाम से जाना गया, तो इसको पास्कलाइन कहा गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता था, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस मशीन में कई प्रकार के गियरों और पहियों का प्रयोग किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। आपको पता है कि मैकेनिकल मशीन में आप इंजन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंजन है ना, पुरानी वाली जो दीवार घड़ी है या जो अलार्म क्लॉक है, उनमें जो सिस्टम होता था वो मैकेनिज्म आप ले सकते हैं। उसमें इस तरह की मशीनरी की चीज़ों का यूज़ यहाँ पर किया गया। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पर, गियरों व पहियों का उपयोग किया गया। प्रत्येक पहिए में क्या होते थे, 10 खंड होते थे या सेगमेंट होते थे, जैसे कि वर्तमान की स्कूटर और कारों में किलोमीटर मापने के लिए जो लगे होते हैं, जैसे माइलोमीटर है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो वैसा कुछ इनने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से एक दो पॉइंट आपको केवल लेना है कि भाई 1642 के आसपास है ना, ब्लेज पास्कल के द्वारा ये बनाया गया। तो मेंस में आप जब लिख रहे होंगे या ऐसे राइटिंग में आप कोड कर रहे होंगे तो केवल इनके नाम याद रखें और इनके द्वारा क्या बनाया गया। ठीक है, उसको याद रखें, थोड़ा सा डेट अगर आज याद रख सकें आप तो डेट भी याद रख सकते हैं कि भाई इस टाइम पीरियड में इनके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया। और यही बाद में चलकर फिर क्या होगा, कंप्यूटर का आधार बनेगा, है ना। तो ये मशीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई है ना, खूब चर्चा में रही। जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रेड लेबनीज है ना ने 1671 में पास्कलाइन में कई सुधार किए और इसका विकसित रूप तैयार कर दिया। ठीक है, जो क्या कर सकता था, जोड़ने के साथ घटाने का काम भी करने लगा, साथ में गुणा भाग के कार्य भी करने लगा। तो अभी तक तो ये चीज़ें नहीं हो रही थी, ये भी होने लगी है ना। तो अब देखो, अब 1617 से हमने स्टार्ट किया, फिर आप देखो 1642 में एक डिवाइस आपकी बनी, फिर आप देखो कि 1671 में हमने इसको और बेहतर कर लिया। ठीक है, ठीक है, और अब ये और ज़्यादा काम करने लगी है ना। तो ऐसे ही करते करते हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम वर्तमान की मशीन तक पहुँच रहे होंगे। ठीक है, और इसे फिर रेकनिंग मशीन भी कहा गया है ना, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं, आप देखोगे तो चार्ल्स बेबीज। ठीक है, चार्ल्स बेबीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन के ऊपर काम किया। और आप बताओगे कि चार्ल्स बेबीज कंप्यूटर इतिहास में भी महान व्यक्ति थे जिन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। हज़ारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में आपका होता है, या चार्ल्स बेबेज पूछा जाता है इनमें से क्या है। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माता हैं या और भी ऑप्शंस होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, और हो सकता है कि भैया यहीं से आपका 3 नंबर बन जाए। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के ऊपर आपको लिखने आ जाए तो फिर तो आप सारी चीज़ें बता सकते हो। ठीक, तो सर्वप्रथम बेबेज ने ही कंप्यूटर आविष्कार की महत्वपूर्ण परिकल्पना की थी। मतलब सबसे पहले इनके दिमाग में ही आइडिया आया था कि कंप्यूटर जैसा कुछ बनना चाहिए या इस तरीके की मशीन बननी चाहिए जिससे क्या हो सके, इस तरीके के काम हम कर सकें। मतलब कंप्यूटर की सबसे पहले परिकल्पना इन्होंने करी थी। और कहीं ना कहीं जब इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जा रहा है या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जा रहा है, तो भाई कहा जा रहा है इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, तो वही हम जानने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बेबेज ने ही क्या किया, कंप्यूटर के आविष्कार की महत्वपूर्ण परिकल्पना की और इस मशीन के द्वारा सारणियों का निर्माण किया जाता था। ठीक,
इस मशीन में गियर व सॉफ्ट लगे थे तथा यह भाप से चलती थी, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, यह मशीन जो थी वो पूर्णतः क्या थी, स्वचालित मशीन थी, मतलब ऑटोमेटिक मशीन थी। ऐसा नहीं है कि आप इसको हाथ से चला रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि भाई साइकिल है तो उसको पैर से चलाना पड़ता है तभी चलती है। ठीक है, तो क्या वो स्वचालित है? नहीं। पर बाइक की आप बात कर सकते हो कि हाँ ये ऑटोमेटिक है, इसमें हमने एक बार उसको ऑन किया तो वो चलती चली जा रही है, बाइक या कार, तो ये क्या है, स्वचालित है। ऐसे ही क्या था, ये वाला कंप्यूटर था कि आपने एक बार ऑन कर दिया तो अब ये भाप से चलता चला जा रहा है, अब ये बंद नहीं होगा जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे। तो ये स्वचालित मशीन थी, आप ध्यान रखें, पहली स्वचालित मशीन थी ये। ठीक है, यह क्या कर रही है, 60 जोड़ 1 मिनट में कर सकती थी। मतलब अब देखो, अब कैलकुलेशन अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये 1 मिनट के अंदर 60 नंबर को या 60 बार क्या कर सकती थी, ये 1 मिनट में जोड़ कर सकती थी या एडिशन कर सकती थी। साथ ही साथ क्या था, इसमें मेमोरी भी है। इसके पहले क्या मेमोरी थी? नहीं। मेमोरी का मतलब क्या था, इसमें मेमोरी भी आ गई, और जब मेमोरी आ गई तो क्या होगा, मेमोरी में आप प्रोग्राम को डाल दोगे, तो प्रोग्राम को जब आप मेमोरी में डालोगे तो उसके द्वारा फिर क्या होगा, चीज़ें नियंत्रित होंगी या वैसा होगा। जैसे आपने वर्तमान में जितने भी उद्योग देखे होंगे उनमें क्या है, रोबोटिक या एआई बेस्ड चीज़ें हैं कि भाई उनमें प्रोग्रामिंग करके हमने डाल दिया तो कपड़ा अपने आप सिल कर निकल के सिल गया। ठीक है, या अन्य काम हो गए है ना, बैग बन गया या इस तरीके की चीज़ें हो गई, या पॉलीथीन बन गई है ना, या बैग्स बन रहे हैं, कोई भी डिवाइस बन रही है, कोई भी सामान बन रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रोबोट्स बना रहे हैं, तो उनमें क्या है, मेमोरी है या प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग कर दी हमने कि भाई इस तरीके का प्रिंट निकलना है, इस तरीके की चीज़ें होनी है। जैसे आप प्रिंटर है तो प्रिंटर में आपने पहले सेट कर दिया कमांड्स कि भाई इस तरीके की चीज़ें होनी है, तो वो 1 सेकंड में क्या हो जाता है, प्रिंट निकल के जाता है। तो ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ हुआ कि भाई इसमें मेमोरी भी थी और यह प्रोग्राम के निर्देशों के द्वारा क्या होती थी, नियंत्रित होती थी। तो जब मेमोरी होगी तो आप उसमें क्या करोगे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह डाल दोगे कि भाई इस तरीके से चीज़ें होनी है। ठीक, तो अब आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर का इतिहास जो है वो किस तरीके से बनता है। ठीक, 1833 का समय था। इस समय बेबेज ने क्या किया, एक अन्य मशीन का आविष्कार और किया जिसको एनालिटिकल इंजन कहा गया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था ये। ठीक है, ये एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1833 के आसपास एक अन्य मशीन का आविष्कार किया जिसको एनालिटिकल इंजन कहा गया। ठीक है, और यह मशीन इससे और ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मतलब यह मशीन जो है वो दशमलव के 50वें स्थान तक काम कर सकती थी। अभी तक तो क्या हो रहा था कि हम 1 सेकंड में क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या हो रहा है, 60 तक हम क्या कर सकते हैं नंबर्स को, या 60 नंबर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर पा रहे हैं या उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं। अब इस मशीन में क्या हुआ कि दशमलव के 50 स्थान तक ये काम कर सकती थी। मतलब कौन सी, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तथा इस प्रकार की ये 1000 तक संख्याएं इसमें संग्रहित कर सकती थी। मतलब अब और ज़बरदस्त चीज़ें होने लगी है ना कि भाई अब क्या हो रहा है, 50वें स्थान तक तो दशमलव के 50वें स्थान तक हम काम कर पा रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि 1000 तक की संख्याओं को इसमें संग्रह कर सकते थे या स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों के कारण को फादर ऑफ कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। और इस मशीन के लिए फिर जो निर्देश थे या जो कमांड थी ना, वो पंच कार्ड पर संग्रहित करेगा। तो सबसे पहले पंच कार्ड आपको देखने मिल रहा है। पंच कार्ड हम कह सकते हैं एक तरीके से इनपुट देने के लिए, जिस तरीके से इसको यूज़ किया गया। ठीक है, जिस पर चीज़ों को स्टोर किया जा सके या इस पर संग्रह किया जा सके या इसके थ्रू हम क्या कर सके, कमांड दे सकें। ठीक, यह विचार जो था ना पंच कार्ड वाला, ये ने किससे आया था, तो जोसेफ जैक्वार्ड की, हम अभी लूम पढ़ेंगे ना, लूम मशीन जो कपड़ा बुनकर थे और उनने ये बनाया था। तो जोसेफ जैक्वार्ड की जो लूम मशीन है ना, उससे ही इनको ये विचार आया था। ये जोसेफ जैक्वार्ड की जो लूम मशीन है, ये आप देखोगे तो 1752 से 1834 के आसपास ये देखी गई। ठीक है, लूम मशीन जिसको कहा जाता है, जैसे कपड़ा बुनकर जिसको यूज़ करते हैं, तो वैसी कोई एक मशीन इन्होंने बनाई थी। तो उसमें ये क्या करते थे, पंच कार्ड का यूज़ करते थे, उसके थ्रू कपड़े बुनने के लिए क्या करते थे, कमांड देते थे, या जैसा डिज़ाइन उनको चाहिए वैसा डिज़ाइन उसमें इनपुट कर देते थे और उस वैसा कपड़ा बनता था। तो इनके दिमाग में आया चार्ल्स बेबेज के कि भाई मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ, कंप्यूटर में पंच कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ, डाटा को संग्रह कर सकता हूँ, या निर्देश या कमांड देने के लिए इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो उनने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया था या कहाँ से कॉपी किया था, तो जोसेफ जैक्वार्ड की लूम मशीन से ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था पंच कार्ड का। तो कभी पंच कार्ड वगैरह के बारे में आपको बताना हो तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक, जिसमें पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। तो अब देखो इनने कितने सारे प्रयोग किए हैं ना। ठीक, एनालिटिकल मशीन बनाई, डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि जो जोसेफ जैक्वार्ड की जो मशीन थी उसमें से ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उठाया। वो कॉन्सेप्ट क्या था, पंच कार्ड का, कि भाई हम डेटा को इंसर्ट कर सकें या उस पर कमांड दे सकें या निर्देश दे सकें। तो उसको भी इनने यहाँ पर क्या किया, इनबिल्ट किया है ना। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर चलती चली जा रही। ठीक, इस मशीन के द्वारा पूर्णांक संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात किया जा सकता है। अब आप देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर चलती चली जा रही हैं। पहले तो हमने क्या किया कि भाई 1 मिनट में हम 60 संख्याओं का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि डेसिमल के 50वें स्थान तक हम जा पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखा कि भाई हम 1000 तक की संख्या इसमें स्टोर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या देख रहे हैं कि भाई कोई इंटीजर है या पूर्णांक संख्या है, उस पूर्णांक संख्या का वर्गमूल भी हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इसी मशीन के द्वारा हो रहा है। और अब एक नई आविष्कार और एक नई चीज़ उन्होंने क्या कर दी कि इस मशीन के द्वारा परिणाम स्वतः ही प्रिंट होने लगे। अब ये एक और ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर हो गई कि भाई प्रिंट भी होने लगे। मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई भी देंगी। ठीक है, या वो क्या हो जाएंगे, जो भी परिणाम होंगे, जो भी रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा और प्रिंट होकर आपको दिखेगा। तो इतनी सारी ज़बरदस्त उपलब्धियों के कारण ही क्या होता है
कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है या कंप्यूटर का पिता इनको कहा जाता है, यही इनकी उपलब्धियां हैं। तो हो सकता है कि अगर आपसे कभी पूछी जाए, है ना, कि चार्ल्स बेबेज की उपलब्धियों को 5 नंबर में लिखें, तो हम इन्हीं पॉइंट्स को बताएं, 4-5 पॉइंट्स के अंदर, ये भैया इन्हें पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया और फिर क्या किया, और लास्ट में इन्हें क्या कर दिया, ये आविष्कार किया। ठीक है, तो इतनी सारी 4-5-6 चीज़ें क्या इसके पहले हमें कहीं देखने मिली, या इसके बाद हमें एक साथ इतनी सारी चीज़ें देखने मिली? नहीं। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, कि जो आधुनिक कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो आई थिंक आपके दिमाग में ये बात सेट हो रही होगी, ठीक है, कि इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है और क्या रीजन्स वो हैं। ठीक, आगे फिर क्या होता है आप देखोगे, तो जो एनालिटिकल इंजन है, ठीक है, एनालिटिकल इंजन के कुछ गुण भी हैं, ठीक है, कुछ इसके फीचर्स भी हैं। ठीक है, तो आप इनको भी लिख सकते हैं। हो सकता है 3 नंबर में कभी ये पूछा जाए कि एनालिटिकल इंजन के गुण बताओ या इसके, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो। हालांकि इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं 5 नंबर या 11 नंबर में। ठीक है, तो चीज़ें हम पॉइंट टू द पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में ही है। जो रेड कलर के जो पॉइंट है, तो उन पर हमें क्या करना है, की पॉइंट अपने बनाकर चलना है। ठीक है, या नोट्स आप इस तरीके से बनाएं कि जो की पॉइंट्स हैं वो आप उठा के एग्जाम में सीधा कॉपी कर सके ना। बाकी तो आपके ये कनेक्टर है, जिसमें क्या हो, कोई नया व्यक्ति अगर इस नोट्स को पढ़ रहा हो, ठीक है, देखो स्लाइड्स के ऊपर इतनी सारी चीज़ें लिखने का मतलब ये है कि भाई जैसा आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक एज इट इज़ वैसे नोट्स आपके हाथ में होंगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में और ज़्यादा सेट होंगी, एक लंबे समय तक आप उनको याद रख पाओगे। ठीक है, जब उन्हीं पर आप मल्टी टाइम्स रिवीजन करोगे या उनको देखोगे या समझोगे, तो चीज़ें आसान होगी। अब मैं क्लास में कुछ अलग आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, नोट्स अलग तरीके के दूँ, ठीक है, और फिर आप उसमें कन्फ्यूज़ हों, तो फिर इससे बेहतर है कि हम जो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में देने ही वाला हूँ, ठीक है, क्यों ना हम उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लें। ठीक है, जिससे क्या हो कि मैं भी कोई चीज़ें पढ़ाते समय हो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ाते समय कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, या कोई पॉइंट्स मेरे दिमाग में नहीं आया और वो छूट गया, है ना, तो फिर उससे आपको नुकसान ना हो, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स पहले, है ना, जो है वो बना के और स्लाइड्स के ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है, और जिससे फिर क्या हो कि यहाँ मैं सारी चीज़ें भी आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है, एक साथ, और साथ ही साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ आपको क्या हो, नोट्स के फॉर्म में आपके हाथ में हो, है ना, तो चीज़ें कुछ बेहतर यहाँ पर होंगी। ठीक है, सो इस यही उद्देश्य है जो स्लाइड के ऊपर लिखने का या स्लाइड के ऊपर पॉइंट्स को रखने का। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, देखो एनालिटिकल के जो गुण थे ना, तो इसमें इनपुट उपकरण होते थे जिसकी सहायता से निर्देश व डाटा को पढ़ा जा सकता था। ठीक है, इसमें संग्रह के लिए मेमोरी का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है, इसमें आउटपुट उपकरण भी होते थे जिसकी सहायता से परिणाम को स्वतः प्रिंट किया जाता था। ये इसके कुछ ज़बरदस्त फायदे हैं आपके, ठीक है, एनालिटिकल इंजन की। ठीक, साथ ही साथ हम आगे देखें तो आप बताओगे, तो इस प्रकार बेबेज के द्वारा किया गया कार्य महान था। हालांकि हमें आज के कंप्यूटर का निर्माण करने में शताब्दी लग गए, लेकिन आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं इन्हीं का सपना था या इन्हीं की देन थी। जब इनने इन चीज़ों को किया, इनपुट आउटपुट, मेमोरी है, प्रिंट है, और ये सारी चीज़ें अब निकल के एकदम से यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आती हैं, तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चल कर क्या बनेगा, कंप्यूटर का निर्माण करेगा या कंप्यूटर के बारे में क्या करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जैकार्ड की लूम मशीन। ठीक है, तो जोसेफ मैरी जैकार्ड, ठीक है, 1752 से 1834 के टाइम पीरियड में, हालांकि हमें इसको पहले पढ़ना था, ठीक है, बट ये आपका यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले टाइम में ये आता है। ठीक है, जैकार्ड की लूम मशीन जो है वो चार्ल्स बेबेज का जो सिस्टम है हमने भी पढ़ा, तो उसके पहले ये वाली मशीन आती है। ठीक है, तो फ्रांस के एक बुनकर और टेक्सटाइल इंजीनियर थे। ठीक है, 1801 में उन्होंने एक ऐसी मशीन का निर्माण कर दिया जिसमें बुनाई की डिज़ाइन डालने पर, ठीक है, वैसी ही चीज़ें क्या होती, बुनकर थे, बुनकर थे और टेक्सटाइल इंजीनियर थे, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाया कि भाई आप इस कार्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दोगे, जिस तरीके का आप डिज़ाइन डालोगे, वैसा ही डिज़ाइन क्या हो रहा होगा, बनकर निकल रहा होगा। ठीक, तो इनने क्या किया था, इसके लिए एक छिद्र युक्त क्या है, कार्ड का यूज़ किया था, इसी को फिर हम पंच कार्ड कहेंगे। ठीक है, तो इसका इनने उपयोग किया था। ठीक, यह जो कार्ड है वो एक अंतहीन श्रृंखला में एक के बाद एक बार क्या होते थे, आते रहते थे, और क्या करते थे ये, इसीलिए इस कार्ड पर क्या हुआ, किए हुए छिद्रों के अनुसार डिज़ाइन, ठीक है, बुनाई की डिज़ाइन डालने में समर्थ हो पाती। मतलब क्या होता था, ये कार्ड कंटिन्यू एक के बाद एक आते जाते थे, और कंटिन्यू क्या होता था, अंतहीन, मतलब एक के बाद एक ये कंटिन्यूस आते चले जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, बुनाई होती जा रही है, और उसी तरीके से डिज़ाइन क्या हो रहा है, उनके ऊपर बनता चला जा रहा है। तो यही उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया चार्ल्स बेबेज ने, और ये सोचा कि अगर हम इसका यूज़ कंप्यूटर के लिए करें, हम इस तरीके की मशीन के लिए करें, तो हम क्या है उस पर स्वचालित, है ना, कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उस चीज़ों को हम कर सकते हैं। ठीक, तो बुनाई की डिज़ाइन का इनपुट उन कार्डों पर था, है ना, तो बुनाई की जो डिज़ाइन थी, हमें किस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, तो वैसा हमने यहाँ पर कार्ड लगा दिया। ठीक है, और उस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती चली जा रही हैं। तो ये जैकार्ड की लूम मशीन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, है कि ये कहाँ तक और किस तरीके से कंप्यूटर में हेल्प कर रही है। ठीक, जैकार्ड की इस खोज का असली महत्व जो है काफ़ी समय बाद चार्ल्स बेबेज ने पहचाना, है ना। ये मशीन तो पहले बन गई, पर चार्ल्स बेबेज ने इस चीज़ को पहचाना और उन्होंने ये इसका वास्तविक यूज़ किया। ठीक है, और अपने एनालिटिकल इंजन की जो डिज़ाइन तैयार हुई थी उसमें इनपुट देने के लिए, ठीक है, या इनपुट देने के जो कार्य था वो छिद्र किए हुए कार्डों के द्वारा, है ना, जिसमें एक कार्ड है, उस कार्ड में होल है, और उस होल से ही क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करके हम
चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि चार्ल्स बेबेज का जो विचार था, ठीक है, वो अमेरिका के एक डॉक्टर थे जिन का नाम क्या था, डॉक्टर हरमन होलेरिथ, ठीक है। तो इन्होंने इसको कार्यान्वित किया, ठीक है। वे अमेरिका के जनगणना विभाग में क्या थे, कार्यरत थे। मतलब डॉक्टर जो होलरेथ थे ये क्या थे, अमेरिका के जनगणना विभाग में कार्यरत थे। तो इनने क्या किया कि भाई जनगणना का जो कार्य है उनके लिए, उसके लिए एक मशीन ने बनाई, हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे मॉडर्न या मिडिल एज में, ठीक है। तो डॉक्टर होलरेथ ने क्या किया, एक टेब्यूलेटिंग मशीन बनाई, ठीक है, जो पूरी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हुई। और आगे चलकर होलरेथ ने अपनी टेब्यूलेटिंग कंपनी भी बनाई एक, ठीक है। और उसी कंपनी को बाद में फिर हम कह सकते हैं कि वही कंपनी फिर क्या हुआ, IBM या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से, IBM के नाम से क्या हुई, फिर प्रसिद्ध हुई। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अगस्टा एडा, ठीक है। तो इनने क्या किया कि अगस्टा एडा जो थी, महिला वैज्ञानिक ने बेबीज के सिद्धांत पर क्रियाशील एनालिटिकल मशीन बनाई, ठीक है। और दुनिया में प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया, ठीक है। ये कई बार MCQ क्वेश्चन एग्जाम में, आपका PCS में या अदर एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो आप बताओगे अगस्टा एडा, या इनको लेडी एडा भी कहा जाता है, ठीक है। होने का गौरव इनने प्राप्त किया, ठीक है। बाद में वर्तमान कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए विभिन्न भाषाओं का विकास हुआ। फिर इनने क्या किया, कंप्यूटर की भाषाओं को डेवलप किया कि भाई अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को डिज़ाइन कर लें, उस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस बनाएं सारे और कंप्यूटर में इंसर्ट करा दें, तो कंप्यूटर पर ठीक वैसे काम कर रहा होगा। इसी से फिर क्या हुआ, कंप्यूटर की अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ, जिनमें आप देखें तो कोबोल भाषा आती है, आपकी C आती है, C++ है, जावा है, और भी जितनी दुनिया भर की कंप्यूटर की बहुत सारी भाषाएँ हैं कंप्यूटर में, है ना, ठीक है। तो उन भाषाओं पर फिर उनका विकास हुआ और धीरे धीरे भाषाओं के ऊपर फिर काम होने लगा। और आज आप देख रहे हो कि चाहे हम एंड्रॉयड की बात करें या दुनिया भर की जितनी भी हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की या कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें, इन्हीं से सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। चाहे आप वेब पेज डिज़ाइनिंग की बात करो, चाहे आप वेबसाइट्स की बात करो, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करो कंप्यूटर से जुड़ी, है ना, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ही लिखी जाती है और फिर उसको बनाया जाता है। हम सॉफ्टवेयर का फेस पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, या लैंग्वेज को पढ़ रहे होंगे तो देखेंगे, ठीक है, कि ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर है, कैसे ये ट्रांसलेट करते हैं, कैसे भाषाओं में कोड लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, तो उन सबको हम डिस्कस बारे में आगे के वीडियोज़ में करेंगे। उम्मीद है कि कंप्यूटर का इतिहास आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। हमने जिन पॉइंट्स पर चर्चा करी है उन पॉइंट्स को आप ठीक तरीके से समझ के एग्जाम में लिख पा रहे होंगे। लिखने का प्रोसेस आपका एज इट इज़ ही रहेगा कि भाई 3 नंबर हमें किस तरीके से लिखना है, 5 नंबर किस तरीके से लिखना है, और 11 नंबर किस तरीके से लिखना है। टॉपिक कंप्लीट होते ही, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होते ही मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितने भी इसमें नए क्वेश्चन या नवीन क्वेश्चन बन सकते हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक जो भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है या हमने फेज़ 1 में कुछ 8-10 पॉइंट लिए थे, तो उन पॉइंट्स पर हम पहले सारी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितने भी एक्सपेक्टेड बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, है ना, उन सबको अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक ठाक तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, हम एग्जाम में चीज़ों को कर ले जाएंगे, ठीक है, या हम कर पाएंगे, है ना। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं PCS में, वो सारे आपसे बन रहे हैं कि आप उनको लिख पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेड कितने बन रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड भी बनाना है। ऐसे नहीं कि जो हम क्वेश्चन एग्जाम में आ गए प्रीवियस ईयर के वो हम कर लें और एक्सपेक्टेड हम भूल जाए, तो एक्सपेक्टेड नहीं भूलना है। क्या क्या संभावना है वहाँ से 4-5 तरह की निकल सकती हैं पुराने क्वेश्चन से, तो ये एनालिसिस आपको खुद करना है, या क्लासेस में अगर हो रहा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन जरूर करें, ठीक। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं या ख़त्म करते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कंप्यूटर में अपना नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस कर रहे होंगे। इसकी PDF लेने के लिए आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और मैंने लिंक्स आपको दी हुई हैं, जिसमें एक इंस्टामोजो स्टोर की लिंक है, तो वहाँ से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर आपको नोट्स ये मिल जाएंगे, तो अगर आप उसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।